Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 10 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने हाल ही में 10 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि उड़ीसा की सरकार ने हाल ही में पब्लिक इंटरेस्ट में 10 से 30 नवंबर के बीच में पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। ये उन्होंने किया है ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 की जो पैंडेमिक सिचुएशंस है वो और ज़्यादा टेंस होते जा रही है जैसे जैसे विंटर्स पास में आते जा रहे हैं, और इसके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब ये क्रैकर्स बर्न किए जाएंगे तब एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जब ये पटाखे जलते हैं तब बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे लोगों को लंग्स में शिकायत हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और इसके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और रिसर्च का तो आप जानते ही हैं कि रिसर्चर्स कहते हैं कि कोविड-19 सबसे ज़्यादा उन लोगों को परेशान करता है जिनके लंग्स में प्रॉब्लम हो या फिर जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो, और इसके साथ-साथ जिनको कोमॉर्बिडिटी है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसीलिए उड़ीसा की सरकार ने ये 20 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है कि ना इनमें पटाखे बेचे जाएँगे, ना उनका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इन बीच में ही कई सारे त्योहार आते हैं जैसे कि दिवाली आती है, कार्तिक पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है और छठ पूजा भी सेलिब्रेट की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं दिवाली के बारे में। तो दिवाली जैसा कि हम सभी जानते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, और उड़ीसा की सरकार का ये कहना है कि इसे हम हमारे ट्रेडिशनल तरीके से बना सकते हैं, जैसे मिट्टी के दिए घरों के बाहर जला सकते हैं, कैंडल्स जला सकते हैं जिनमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बैटरी चालित वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% मोटर व्हीकल टैक्स की छूट दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने 100% मोटर व्हीकल टैक्स वेवर ऑफर किया है टू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स और द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की सरकार चाहती है कि उनकी जो स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो यूसेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने 100% मोटर वाहन कर की छूट दी है। और इसके साथ साथ तमिलनाडु की गवर्नमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाना चाहती है, जिसमें वो 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे और जिससे लगभग 1.5 लाख जॉब्स जनरेट होंगे इसी सेक्टर में, चाहे वो डायरेक्ट माध्यम से हो या फिर इनडायरेक्ट माध्यम से हो। ऑलरेडी बात चल रही है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन इकोसिस्टम के लिए, जिसमें 300 एकड़ की ज़मीन ली जाएगी। और जो कई सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस है, उन्हें कई सारे इंसेंटिव्स भी ऑफर कर रही है तमिलनाडु की सरकार, जिससे वो आके इस सेक्टर में निवेश करें। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही में ये नोटिफाई किया है कि वो 100% मोटर व्हीकल्स टैक्स एग्जेम्पशन ऑफर करेंगे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और ये निर्णय उन्होंने लिया है आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन, यानी कई सारी चीज़ों का मुआयना करते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। और ये जो ग्रांट है टैक्स एग्जेम्पशन का, ये सभी ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे लागू होगा। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है एडापडी के पलानीस्वामी और उनके गवर्नर का नाम है श्री बनवारी लाल पुरोहित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर निवेश प्रस्ताव के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृति की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 1810 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है हमारे कैबिनेट में फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑन लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चलिए जानते हैं डिटेल्स।
तो हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिनके अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर इन्वेस्टिंग 1810 करोड़ टू दी 210 मेगावाट ऑफ लूरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था 4 नवंबर 2020 को। चलिए अब जानते हैं पहले इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रिवर सतलज पे, और इसके साथ साथ ये 758.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली यानी कि हर वर्ष जनरेट करेगी। और ये प्रोजेक्ट ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय दी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इन BOOM मोड, यानी कि वो लोग ही इसे बिल्ड करेंगे, वो लोग इसे ओन करेंगे और इसे ऑपरेट और मेंटेन भी करेंगे। और इसीलिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसके तहत ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये MOU साइन किया गया था ड्यूरिंग द इवेंट राइजिंग हिमाचल। तो चलिए अब जानते हैं राइजिंग हिमाचल के बारे में। तो ये एक इवेंट है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ऑर्गेनाइज की गई थी नवंबर 2019 में, और ये एक फ्लैगशिप बिजनेस इवेंट था। ये जो ग्लोबल मीट है, इसने शोकेस किया था कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसके साथ साथ अपनी पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और उसके साथ साथ आर्ट फोकस सेक्टर्स में। तो इन्होंने 8 जो मेन इनके सेक्टर्स थे उनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के सामने शोकेस की थी। और इसका मकसद यही था कि जो मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है हिमालयन स्टेट में, उसे और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। तो चलिए अब जानते हैं कि वो 8 मेन सेक्टर्स क्या थे। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के 8 फोकस सेक्टर्स हैं: एग्रीकल्चर, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, सिविल एविएशन, हाइड्रो, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडुकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि जो 8 मेन सेक्टर्स हैं इनमें और ज़्यादा इनको बूस्ट मिले, इनमें निवेश आए ग्लोबली, और ताकि यहाँ पर तरक्की हो और लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 सवाल। जाने माने प्रकाशन एशिया मनी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इनमें से कौन सा बैंक भारत में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A, HDFC बैंक। HDFC बैंक इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में एशियन मनी, जो कि जानी मानी पब्लिकेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया था और उसमें उन्होंने पाया कि HDFC बैंक लिमिटेड को वोट किया गया है एज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। तो एशिया मनी है, उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को कहा था कि वो एक कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए अपना वोट दें, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसी हैं, उनकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, कंपनी की IR एक्टिविटीज़ क्या क्या है, और उसके साथ साथ उनके CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स क्या क्या है। और ये जो अवार्ड दिया गया है HDFC बैंक लिमिटेड को, ये दूसरी बार दिया गया है, यानी कि फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर उन्हें ये सम्मान दिया गया है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो एशिया मनी है, इन्होंने 12 कंट्रीज में से चुना है HDFC बैंक लिमिटेड को, यानी कि उनके 12 कंट्रीज है जिनमें ये पोलिंग की गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। इसकी खोज की गई थी अगस्त 1994 में। HDFC बैंक के CEO का नाम है शशिधर जगदीशन और इनकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए edX के साथ भागीदारी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में edX के साथ पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके तहत वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करेंगे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है विद ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है edX।
तो इसके तहत जो भी स्किल्स सेट्स है ऑफ करियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स उन्हें और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा ताकि कंपेटिटिव वर्ल्ड में उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। और ये निर्णय लिया गया है बाय द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब जानते हैं कि इस एसोसिएशन से क्या फ़ायदे हैं। तो इस एसोसिएशन से एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करेगी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि MOOCs EDX के प्लेटफॉर्म पे नवंबर 2020 से। और इसमें 3 कोर्सेज ऑफर करेगी जैसे कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी अपने वर्क प्लेस पे अनलीश कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए क्या रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और तीसरी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी कि जब विवाद हो तो उसे कैसे सही ढंग से सुलझाया जा सके। इसका मकसद यही है यानी कि एसबीआई बैंक का जो कोलैबोरेशन है एडेक्स के साथ, इससे जो न्यू लर्नर्स हैं उन्हें फैसिलिटेशन मिलेगा यानी कि उन्हें और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपैंड किए जाएंगे और उनका जो एक्सेस टू नॉलेज है बियॉन्ड दी नॉर्मल क्लासरूम्स वो भी उन्हें मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खरा जो रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। एसबीआई की न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO का नाम है चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के CMD हैं अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के CMD हैं प्रकाश चंद्र खंडपार। एसबीआई म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO यानी कि CMD है विनय तुमसे और एसबीआई के MD हैं अश्विनी भाटिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी रूपों से हाल ही में वाणिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने किस देश के लिए क्रिकेट खेला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के लिए खेला है क्रिकेट मार्लोन सैमुअल्स ने। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो मार्लोन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज के बैट्समैन थे जिन्होंने टॉप स्कोरिंग की है उनके दोनों T20 वर्ल्ड कप फाइनल विक्ट्रीज में। और हाल ही में उन्होंने अपनी अनाउंस की है प्रोफेशनल क्रिकेट से 4 नवंबर को। इसके अलावा उन्होंने 2018 में लास्ट खेला था अगेंस्ट बांग्लादेश अपने देश से। तो अपने करियर में जो उनका इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ था वर्ष 2000 में, उस करियर में सैमुअल्स ने अब तक 71 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 207 ODIs खेले हैं और इसके अलावा 67 T20s खेले हैं एट द इंटरनेशनल लेवल। और टोटल उन्होंने 11,134 इंटरनेशनल रन्स स्कोर किए हैं जिसमें 17 सेंचुरी शामिल है फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। और उसके साथ साथ अपने इंटरनेशनल करियर में उन्होंने 152 इंटरनेशनल विकेट्स भी लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, शेन वॉटसन ने सभी क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय लिया है, वो किस देश को बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं शेन वॉटसन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन ने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है सभी क्रिकेट फॉर्म्स से और इसके साथ साथ अपने जो 20 वर्ष का उन्होंने करियर है वो खत्म किया है। इसके शेन वॉटसन मार्च 2016 में ऑलरेडी रिटायर कर चुके थे फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट और उसके अलावा वो खाली ओवरसीज T20 लीग्स में खेल रहे थे और पिछले वर्ष बिग बैश लीग से भी उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की थी यानी कि वर्ष 2019 में। और अब उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि जो IPL गेम होगी लास्ट बिटवीन दी चेन्नई सुपर किंग्स एंड दी कोलकाता नाइट राइडर्स दुबई में 29 अक्टूबर को, वो उनकी लास्ट गेम रहेगी एट दिस सीनियर लेवल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इनमें से किस फिल्म ने 14वें एशिया फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत पुरस्कार जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई गली बॉय। गली बॉय ने 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड जीता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो म्यूजिशियन कर्श काले और सैल्वेज ऑटो कलेक्टिव ने जीता है बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड गली बॉय के लिए एट द 14th एनुअल एशियन फिल्म अवार्ड्स।
तो कई सारे नॉमिनेशंस हुए थे और उसमें से सिर्फ एक भारतीय प्रोजेक्ट ने ये ट्रॉफी उठाई है एट दी अवार्ड्स। कर्श काले और सैल्वेज ऑडियो कलेक्टिव का नाम आया था फॉर द मूवी गली बॉय, जिसमें स्टारर थे रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट। इसके अलावा ये जो म्यूजिकल कलेक्टिव है, इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर इस वर्ष की शुरुआत में भी जीता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, सतीश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य के सबसे कम समय के लिए सीएम थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, बिहार। बिहार के शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम रह चुके हैं सतीश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो बिहार के शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम रह चुके हैं सतीश प्रसाद सिंह, जिनका निधन हुआ है 3 नवंबर को ड्यू टू कोविड-19 और वो 87 वर्षीय थे। इसके अलावा वो बिहार के शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम रह चुके हैं इन द ईयर 1968, यानी कि उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में सर्व किया था इन द ईयर 1968 फॉर ओनली 5 डेज। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, फराज खान का हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, अभिनेता। फराज खान का निधन हुआ है और वे एक जाने माने अभिनेता थे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो अभिनेता फराज खान का हाल ही में 4 नवंबर को निधन हुआ है एट बेंगलुरु, और वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से कई टाइम्स से स्ट्रगल कर रहे थे और इसके लिए उन्हें आईसीयू में भी एडमिट किया गया था। फराज खान जाने जाते हैं अपने फिल्मों के लिए, जैसे मेहंदी इन द ईयर 1998, फरेब इन द ईयर 1996, दुल्हन बनूं मैं तेरी इन द ईयर 1999 एंड चांद बुझ गया इन द ईयर 2005। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी सजेशंस हो, कोई कंप्लेंट्स हो, तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।